कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। एमआर सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं मनीष कुमार और आज एक बार लेकर आया हूँ इतिहास से रिलेटेड प्रश्न और अध्याय ये एक है जो इंडियन नेवी एमआर का चैप्टर है और भारत का इतिहास चैप्टर का नाम है भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो चलिए प्राचीन भारत का इतिहास थोड़ा पढ़ लेते हैं। आइए सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों इसको नोट कीजिए। यहाँ पर अगर कापी कलम नहीं लिए हैं तो कापी कलम लेकर बैठ जाइए और इसको नोट करिए। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, यह सभ्यता उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में डैमाबाद तथा पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतका गेंडोर मकरान तक विकसित आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यहाँ भी नोट कीजिए कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। यहाँ नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति प्रचलित थी। कौन सी पद्धति प्रचलित थी दोस्तों? ग्रिड पद्धति प्रचलित थी। यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, तो आप लोग बताएंगे कि यह सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ से सिंधु सभ्यता की लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक थी, यानी जो उसकी भाषा थी वो भाव चित्रात्मक थी, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। देखिए हम लोग जो दैनिक जीवन में लिखते हैं वो हम लोग बाईं से इधर से लिखते हैं, और जो सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी इधर से इधर लिखी जाती थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट है, यह सभ्यता मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक समाज था। यहाँ कुबड़ वाला शरण पूजनीय था। यहाँ सबसे जो कुबड़ वाला शरण था वो पूजनीय था। कुबड़ वाला शरण, इसको भी नोट कीजिए, कुबड़ वाला शरण पूजनीय था सिंधु सभ्यता में। चलिए सैन्यवासी गेहूं तथा जौ के साथ साथ कपास की खेती भी करते थे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा यहाँ पॉइंट है दिया गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं और याद कर लीजिए और कापी कलम लेकर दोस्तों इसको बेहतर ढंग से इसको नोट बनाइए, ताकि इंडियन नेवी एमआर में अगर हम ये चैप्टर पढ़ा दे ना तो इसमें का आप लोग को प्रश्न जरूर पूछेगा। और 4-5 चैप्टर है, मैं उस सभी को कवर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, यहाँ भी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य से संबंधित है। देवी सावित्री को संबोधित है। ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्तियाँ हैं, जिसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के सर्व प्रमुख देवता इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जो वर्षा के भी देवता हैं। जो ऋग्वेद के सर्व प्रमुख देवता इंद्र हैं उनको पुरंदर कहा गया है और ये वर्षा के भी देवता हैं। ठीक है, चलिए ऋग्वेद में सरस्वती नदी के लिए नदीतमा, देवीतमा तथा मातेतमा शब्द का प्रयोग हुआ है। जो ऋग्वेद में सरस्वती नदी के लिए नदीतमा, देवीतमा तथा मातेतमा हो गया, नदीतमा, देवीतमा शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। अब आते हैं सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति में गाया जाता था। यजुर्वेद है। यजुर्वेद की रचना गद्य तथा पद दोनों में की गई है। यजुर्वेद की रचना गद्य तथा पद दोनों में की गई है।
और पद दोनों में की गई है। यह वेद मूलतः कर्म कांड प्रधान ग्रंथ है। अर्थवेद अर्थवेद चौथा वेद है जिसमें ब्रह्मा ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र तथा जादू टोना आदि का वर्णन है। पुराणों की संख्या 18 है। इसमें सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य है और पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। उपनिषदों की संख्या 108 है। भारत का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत का जो सूत्र वाक्य है सत्यमेव जयते वो मुंडक उपनिषद से लिया गया। हर एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला। तो दोस्तों जो है ये ना हम ये चैप्टर पढ़ा देंगे तो बहुविकल्पीय प्रश्न भी कराएंगे और इसी में से आपको वो आएगा और ये सब पढ़े रहेंगे तो आप उसको कर देंगे। चलिए अगला टॉपिक हमारा आता है महाजनपद काल। महाजनपद काल जो है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। कुछ प्रमुख महाजनपद और उनकी राजधानी, आइए कुछ देखते हैं महाजनपद और उनकी राजधानी। मगध का राजधानी राजगृह यानी गिरिब्रज, और कौशल की राजधानी श्रावस्ती, वज्र की राजधानी वैशाली, अंग की राजधानी चंपा और वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कुरु की राजधानी हस्तिनापुर, अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती। चलिए धार्मिक आंदोलन टॉपिक है अगला हमारा, धार्मिक आंदोलन। ईसा पूर्व 6ठी सदी में ब्राह्मणवादी कर्मकांडों के विरुद्ध नास्तिक एवं अनिश्वरवादी जैन एवं बौद्ध धर्मों का उदय हुआ। जैन धर्म हमारा टॉपिक अब आता है यहाँ से, जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म। चलिए जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। बौद्ध साहित्य में इन्हें निगठनाथ पुत्र कहा गया है। महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। यहाँ पर नोट कीजिएगा, महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। दोस्तों यहाँ पर वीडियो ज़्यादा थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ और आप इसको नोट करते जाइएगा। चलिए महावीर स्वामी का जीवन परिचय थोड़ा देख लेते हैं। जन्म उनका हुआ था 540 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान वैशाली के पास कुंडग्राम में। बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। संन्यास धारण 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास धारण उन्होंने कर लिया था। गृह त्याग यानी घर को त्याग दिया था। मृत्यु हुई थी उनकी 468 ईसा पूर्व में और उम्र उनकी 72 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। स्थान पावापुरी यानी नालंदा। महावीर स्वामी को जाम्बिका ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्होंने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर टॉपिक ही जो है, उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्होंने अपना उपदेश जो दिया था वो प्राकृत भाषा में दिया था। ठीक है। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जमाली यानी उनके दामाद थे। उनका जो प्रथम शिष्य थे उनके दामाद ही थे जिनका नाम जमाली था। ये भी नोट कर लीजिएगा। जैन धर्म के स्वादवाद, अनेकांतवाद, त्रिरत्न ब्रह्मचार्य जैसे सिद्धांतों को मानता है। जैन संघ श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहते हैं। ठीक है, तथा दिगंबर बिना वस्त्र वाले में विभाजित था। जैन धर्म की 2 संगीतियाँ हुई थी जिनमें पहली स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में तथा दूसरी देवध्री क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में वल्लभी में हुई थी। अब आते हैं दूसरा हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ठीक है, बौद्ध धर्म क्या है दोस्तों? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया का प्रकाश कहा जाता है। कि नहीं, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे और इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय थोड़ा देख लेते हैं इनका। तो जन्म हुआ था 563 ईस्वी में और जन्म स्थान लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु।
पिता शुद्धोधन और माता का नाम महामाया देवी। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। पालन पोषण गौतमी प्रजापति इनकी मौसी की थी और विवाह इनकी 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। पत्नी इनकी यशोदा, ठीक है। पुत्र राहुल था इनका और गृह त्याग इन्होंने महाभिनिष्क्रमण 29 वर्ष की आयु में। इसको देख लीजिए। अब अगला आते हैं प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था ऋषिपतन सारनाथ में और पाली भाषा, और भाषा इनकी पाली भाषा थी। और घटना धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रथम भिक्षुणी गौतमी मौसी और मृत्यु काल 483 ईसा पूर्व, दिन वैशाख पूर्णिमा, स्थान कुशीनगर, घटना महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में बुद्ध संघ एवं धम्म को त्रिरत्न कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक पाली भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये विनय पटिक, सूत पटिक तथा अभिधम्म बौद्ध प्रतीकों में कमल एवं साण, जन्म का घोड़ा, गृह त्याग का पीपल वृक्ष, ज्ञान का पद चिन्ह, निर्वाण का एवं स्तूप महात्मा बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक है। ठीक है। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध संगीतियाँ है। प्रथम 483 ईसा पूर्व में और स्थान राजगिरी, शासनकाल अजातशत्रु। द्वितीय है 383 ईसा पूर्व, वैशाली में और काला शोक शासनकाल थे। ठीक है। इसके तृतीय 250 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में और अशोक इसके शासनकाल थे। चतुर्थ 72 ईसा पूर्व में और कुंडलवन यानी कनिष्क इसके शासनकाल में कनिष्क थे। नोट यहाँ दिया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। मगध का उत्कर्ष हमारा टॉपिक है। मगध का उत्कर्ष हर्यंक वंश से नंद वंश तक। ठीक है। मगध पर सबसे पहले हर्यंक वंश का शासन स्थापित हुआ। हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हर्यंक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था, जिसकी हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर सिंहासन प्राप्त किया। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर उन्हें सिंहासन अपना प्राप्त किया। अजातशत्रु ने वज्र संघ पर आक्रमण कर मगध में मिला लिया। अजातशत्रु के बाद उदयन ने शासन किया। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी तथा पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? उदयन ने। हर्यंक वंश के पश्चात मगध पर शिशुनाग वंश ने शासन किया। इसका प्रमुख शासक शिशुनाग था, जिसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग वंश का अंत महापद्मनंद ने किया तथा नंद वंश की स्थापना की, जिसका अंतिम शासक घनानंद था। ठीक है। घनानंद के काल में ही भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। घनानंद की हत्या पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य सत्ता की स्थापना की। अब आते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य क्या है? मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य कौटिल्य, यानी चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, उनका दूसरा नाम है, की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो कौटिल्य ने। ठीक है। चलिए, मौर्य का महल लकड़ी का बना था। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता राजस्व अधिकारी होता था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पर्ण कहलाता था। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सेल्यूकस के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें सेल्यूकस की हार हुई। उसके बाद सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को मौर्य दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य के शासन काल में समाज 7 वर्गों में विभक्त था तथा नगर का शासन 30 सदस्यों की समिति द्वारा होता था। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार 297 से 272 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा, जिसके शासन काल में सीरिया का राजदूत डाइमेकस आया था।
बिंदुसार के बाद अशोक मौर्य वंश का शासक बना और अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह 273 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तथा अशोक ने अपने शासनकाल में शिलालेख उत्कीर्ण करवाए जो ब्राह्मी, ग्रीक, अरामाइक तथा खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे शिलालेख का सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। पहले शिलालेख में पशु हत्या पर रोक का वर्णन तथा 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग युग के बाद अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध शिक्षा लेने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक ने सांची, सारनाथ तथा तक्षशिला में स्तूप का निर्माण करवाया तथा बराबर की पहाड़ियों में उसने मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। देखते हैं वीडियो कितना हो गया, 16 मिनट हो गया है और मौर्य उत्तर काल पढ़ लेते हैं और अगला टॉपिक अगले के लेक्चर में पढ़ेंगे। मौर्य उत्तर काल क्या है ये देखते हैं। शुंग सातवाहन से कनिष्क तक। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर उज्जैनी विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। शुंग वंश के काल में पतंजलि ने अष्टाध्यायी की रचना की। शुंग वंश के काल में पतंजलि ने जो है अष्टाध्यायी की रचना की। दोस्तों घबराइएगा मत दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसको बहुविकल्पीय प्रश्न भी लेकर आऊँगा और इसी में जो पढ़ाया हूँ इसी में रिलेटेड रहेगा वो, तो आप इसको इत्मीनान से पढ़िए और देखिए। ये अगर पढ़ लेंगे तो नेवी, एमआर और हम जो पढ़ाएंगे 4 चैप्टर है तो आपका इतिहास में जो आएगा उससे कोई रोक नहीं पाएगा और आप ज़रूर करके आएंगे उसको। चलिए, शुंग वंश के काल में पतंजलि ने अष्टाध्यायी की रचना की। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या कर वासुदेव ने कंठ वंश की स्थापना की। अंतिम कंठ शासक सुरसमा की हत्या कर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। इस वंश का प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। सातवाहन के बाद इक्ष्वाकु वंश तथा चेदी वंश का शासन भी आया। चेदी वंश के शासक खारवेल की जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है, यानी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। इसके पश्चात हिंदू यवन शासकों का शासनकाल आया, जिन्हें इंडो ग्रीक हिंदू यवन के नाम से जानते हैं। हिंदू यूनानी शासकों में मीनांड सबसे प्रसिद्ध था, जिसने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, जिसकी जानकारी हमें मिलिंद पन्नो नामक ग्रंथ से मिलती है। हिंदू यूनानियों ने ही सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए। हिंदू यूनानी, इसको नोट कीजिए, हिंदू यूनानियों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए। ठीक है, चलिए, किए थे। हिंदू यूनानी के पश्चात भारत पर शकों ने, तत्पश्चात कुषाणों ने शासन किया। कुषाणों का सर्वप्रथम शासक कनिष्क था। द्वितीय अशोक था, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था एवं इसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में अपने राज्यारोहण से शक संवत की शुरुआत की। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, चरक संहिता जैसे विद्वान उपलब्ध थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम 4 भागों में 4 पार्ट में पढ़ देंगे। आप घबराइए जान, आप इत्मीनान से पढ़िए, अब इसको रटिए। और तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। इसी तरह के हम नेवी एमआर, इंडियन नेवी एमआर से रिलेटेड हम प्रश्न करवाएंगे और आप
यदि हमारे सभी वीडियो आप देख लेंगे तो आप निश्चित तौर पर आप इंडियन नेवी MR में सक्सेस हो जाएंगे और पहली बार में ही क्वालिफायर कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।